चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए आवाज़ मिल पा रही है? मिल पा रही है तो देखते हैं आज की इस क्लास में आप लोग कितना यहाँ पर क्वेश्चन कवर कर पाओगे। और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको टाइम दिया गया है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको टाइम दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम हम नहीं देंगे। हम आपको मात्र एक क्वेश्चन में 15 सेकंड का ही समय देंगे, इससे ज़्यादा समय नहीं देंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। हर एक प्रकाशन आपको हमारे चैनल पर यहाँ पर मिल जाएगा देखने को। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपका मॉडरेट आपका है, जो कि 60 सेकंड आपका समय है, लेकिन हम आपको देंगे मात्र 15 सेकंड। तो देखो यहाँ पर दिया गया है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपके ग्वालियर के सिंधिया है, क्या जो आपके ग्वालियर के सिंधिया राजवंश के से जो लोग थे, इन्होंने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था, याद रखिएगा। ठीक है ना, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका सामने आ गया है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके कुंडल ग्राम में। कहाँ हुआ था, आपके कुंडल ग्राम, जो कि वैशाली के निकट हुआ था। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। हमने एक पॉइंट बताया था कि कौन से कुल से हैं, तो आप कहेंगे क्षत्रिय के संकुल से आपके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका इजी है, बताइएगा शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। चलिए 3 नंबर में देख सकते हैं शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, रामदास। याद रखिएगा, शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास था, याद रखिएगा। और इन्हें समर्थ रामदास कहा भी जाता है। क्या, इन्हें समर्थ रामदास भी कहा जाता है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। चलिए क्वेश्चन आपका मॉडरेट आ गया है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, 4 नंबर में। चलिए 4 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 का ऑप्शन सी आ रहा है। यहाँ पर जेम्स प्रिंसेस, जिसका भी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेस इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1837 डेट याद रखिएगा, ये 1837 में जेम्स प्रिंसेस नामक एक अंग्रेज विद्वान ने, जिन्होंने अशोक के लेख जो आपकी ब्राह्मी लिपि है इसका कह सकते हैं पढ़ा था, है ना। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है औरंगजेब की जो 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाल लिया था। चलिए बताइएगा। यहाँ पर देखो आपके सामने डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु हो गई, इसके बाद सत्ता किसने संभाली थी। 5 का ऑप्शन देना है, क्योंकि जैसे इनकी मृत्यु हुई थी तो इनके जितने भी पुत्र थे आपस में क्या होने लगी थी, कलह मचने लगी थी गद्दी को लेकर। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा 5 ने, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। बिल्कुल सही है, बहादुर शाह प्रथम ने। किसने, बहादुर शाह प्रथम, जो कि आपके 63 वर्ष के आपके थे, याद रखिएगा। और यहाँ पर इन्हें मुअज्जम, क्या मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिए। मुअज्जम अर्थात शाह आलम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। चलिए बताइएगा कि गुलामी का अधिकार पत्र जो कहा था किसने कहा था। यहाँ पर देखिए आपका 6 नंबर में, तो ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या बन जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया है। और ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इसलिए क्वेश्चन जो आपका है बिल्कुल इजी आपका है। तुरंत आपको जवाब देना है कि सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना किया था वो किसने किया था। चलिए देखिए आपका 7 नंबर में ऑप्शन कुछ लोगों ने दिया भी है, प्रयास यहाँ पर अच्छा है, ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। चलिए देखिए बिल्कुल सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। याद रखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था कि 1863 में पाखंड मतलब खंडनी एक पताका लहराई थी। और 1875 में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना किया था। कब, तो आपके 1875 ईस्वी में इन्होंने बंबई में क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था। कि सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। यहाँ पर ये जो पंक्ति है वो किसके द्वारा लिखी गई है, आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए पहली बार जुड़े तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हमने बता दिया है कि आपको हमारा ऐसा चैनल है जहां पर हर एक प्रकाशन आपको मिलेगा और बेहतरीन तैयारी, दिन में ज्यादा से ज्यादा क्लासें आपको मिलती हैं। ठीक है, और अगर आपको पसंद आता है वीडियो देखने में तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए 8 नंबर की अगर बात करते हैं तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा बिस्मिल। सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। ये पंक्ति लिखा है आपकी बिस्मिल की पंक्ति है। ऑप्शन बनेगा आपका नंबर, ये बिस्मिल की पंक्ति अर्थात बिस्मिल ने ये कहा था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ था। तो ये बताइए जो स्वराज पार्टी है इसका जो गठन हुआ था
कौन सी ऐसा आंदोलन था जो असफल रहा था, उसके बाद हुआ था। तो यहाँ पर देखिए जो आपका असहयोग आंदोलन है, क्या है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 23 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो इसके अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे, ये बताइएगा। जो आपकी स्वराज पार्टी है इसके अध्यक्ष कौन थे, इसका जवाब दीजिए। इसके जो आपके अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे, और इसी के जो महासचिव थे वो आपके कौन थे, महासचिव। तो दोनों पॉइंट आपसे पूछे भी जा सकते हैं। याद रखिएगा कि जब क्वेश्चन क्या होता है, जब पेपर आपका कठिन होता है तो पेपर में यही परिवर्तन होता है। क्वेश्चन सभी सरल होते हैं लेकिन क्वेश्चन में कठिनाई आती है इसी प्रकार से कि भाई हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा गया स्वराज पार्टी गठन कब हुआ, आपने तुरंत जवाब दे दिया सर 1923 में हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछे इसके अध्यक्ष कौन थे तो आप कहेंगे कि सर CR दास। क्या थे भाई, CR दास इसके अध्यक्ष थे, लेकिन जो महासचिव थे वो आपके मोतीलाल नेहरू थे। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्ति किया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये कौन सा आपका अधिवेशन था। चलिए 10 को ऑप्शन देना है। चलिए 10 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये लखनऊ अधिवेशन है जो कि आपके 1916 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य मेरा अधिकार है और इसे लेकर मैं रहूंगा। ऑप्शन बनेगा आपका क्या, डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र आपके कौन से हैं। यहाँ पर देखो भारत में शरतकालीन वर्षा होती है जिसे हम लोग चक्रवाती वर्षा कहते हैं। आप बताइए कि कौन कौन से क्षेत्रों में शरतकालीन वर्षा होती है। तो चलिए कह रहा है उड़ीसा में तो होती नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो आपका पंजाब के पास लौटता हुआ ये तमिलनाडु में बारिश करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब और तमिलनाडु में यह बारिश होती है। ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर आपका होगा। याद रखिए इसका ऑप्शन बी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, विश्व के सबसे बड़े एवं घने जो वन पाए जाते हैं ये कहां पाए जाते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े और घने वन जो पाए जाते हैं ये कहां पर पाए जाते हैं। चलिए बताइए, भारत में, तंजानिया में, ब्राजील में या कनाडा में। क्या जवाब बनेगा। 12 का ऑप्शन देखिए आपका जवाब आ रहा है बी नंबर। कुछ लोग यहाँ पर डी नंबर भी दे रहे हैं। चलिए वाह क्या बात है, यहाँ पर सी नंबर भी आया है। देखो आपको मालूम होगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो जंगल अगर पाए जाते हैं, अगर देखा जाए घने जंगल तो आपके पाए जाते हैं कहाँ पर भाई, आपके अमेजन बेसिन में। कहाँ पर, अमेजन। और अमेजन कहाँ पर है आपके, ब्राजील है। कहाँ पर है अमेजन, ब्राजील। तो ऑप्शन क्या देना है आपको, सी नंबर देना है, ब्राजील में। यार यहाँ पर जो आपके जंगल है इतने ज़्यादा घने हैं और यहाँ पर देखा जाए तो आपको ऑक्सीजन जो है आपकी विश्व की 20% लगभग ऑक्सीजन यहीं से प्राप्त हो जाती है। लगभग 20% ऑक्सीजन विश्व की इन्हीं जंगलों से मिलती है। इसीलिए यहाँ पर ब्राजील के जो जंगल है इन्हें विश्व के फेफड़े के नाम से जानते हैं। क्या, विश्व के फेफड़े के नाम से जाने जाते हैं। याद रखिएगा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। ये दक्षिण अमेरिका में देखा जाए तो 40% भाग में पाए जाते हैं। कितने, दक्षिण अमेरिका के कुल देखा जाए क्षेत्र के 40% में फैला हुआ है। क्लियर है, याद रहेगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी आपकी कौन सी है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। सभी को जय हिंद भाई, जय हिंद। चलिए 13 का जवाब दीजिएगा। तो ये सर्वोच्च चोटी है आपकी कौन सी, यहाँ पर K2 गार्डविन ऑस्टिन, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। ये कौन सी श्रेणी में पाई जाती है, ये कौन सी श्रेणी में है, तो याद रखिए काराकोरम श्रेणी में। किस पर है, तो आपकी काराकोरम श्रेणी पर आपकी स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे क्षेत्रफल के क्रम में भारत की 3 सबसे बड़े राज्य आपको बताना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सोचने का भी यहाँ पर समय नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहला आपका राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर चौथे नंबर में आपका यूपी का स्थान चौथा नंबर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है। तो उत्तर प्रदेश में बताइए लगभग कितना है। यहाँ पर जवाब दीजिए 15 नंबर में। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमावपन आपका है लेकिन फिर भी आपको जवाब देना है। तो देखो भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर 17%। कितना है, लगभग 17% है। बोला जाए तो आपका 16.5 ऐसे बोल सकते हैं, लगभग 17% आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय क्या है। चलिए राष्ट्रीय आय क्या है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन में आपका यहाँ पर मॉडरेट है तो उसमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ती है। जो इजी क्वेश्चन है मतलब होता है कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए भाई यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो देखो यहाँ पर दिया है उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। यहाँ पर राष्ट्रीय आय जो है वो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। यहाँ पर जो राष्ट्रीय आय होती है तो उस देश के जो व्यक्ति होते हैं उनका जो द्वारा कमाया गया पॉइंट होता है, विदेशों के द्वारा कमाया गया जो पैसा होता है तो उनमें से क्या होता है जो देश में कमा रहे हैं इनमें से घटा देते हैं। तो कुल देखा जाए तो ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर, उत्पादन लागत पर निवल आय। ठीक है, ऑप्शन आपका बी नंबर। समझ में नहीं आया होगा तो हम आपको बता देते हैं। देखिए आपका भारत है तो भारत में जो आपके लोग कमा रहे हैं, भारत के ही लोग, उनका पैसा तो ऐड होता ही है, लेकिन भारत में कुछ ऐसे भी लोग
लोग हैं जो विदेशों के लोग रहते हैं, विदेशों के भी लोग रहते हैं, और भारत के कुछ लोग होते हैं जो विदेशों में रहते हैं। तो यहाँ पर जो अपने देश में रह रहे हैं विदेशों के उनकी आय और विदेश में रहने वाले अपने भारतीयों की आय को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। प्लस जो आपकी जीडीपी होती है अपने भारत की उसकी तो जुड़ती है, और बाद में इनको घटाने के बाद इनको जोड़ देते हैं, यही होता है राष्ट्रीय आय। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है 16 नंबर में वो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास दर प्रदर्शित किया था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया। यहाँ पर देखिए 17 नंबर में क्वेश्चन जो है थोड़ा सा यहाँ पर कठिन हो सकता है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले बंद हो गई थी, ये नहीं पूछा है भाई। यहाँ पर पूछा है कि ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। आपको याद होगा कि 61 से लेके 65 के बीच में, क्या 61 से लेके 65 के बीच में भारत को काफी मुसीबतें झेलना पड़ गया था, तीन मुसीबत झेलना पड़ा था। तो यहाँ पर जो इनकी दर्ज हो गई थी -1% आपकी हो गई थी। तो यहाँ पर 17 का ऑप्शन हो जाएगा तीसरी, क्या हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर जो कृषि है वो ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था, लेकिन जैसे ही हरित क्रांति आई तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में बदल गया था। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला है भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली है। यहाँ पर पूछा है भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली है वो आपकी कौन सी है। तो देखिए भारत में हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था यहाँ के 1966 से हुआ था, है ना। और भारत में हरित क्रांति लगाने में जो कृषि विश्वविद्यालय है पंतनगर का, क्या पंतनगर जो आपका है ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तभी आपने पढ़ा होगा कि पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है आपका, पंतनगर है। कौन है भाई, पंतनगर है। तो याद रखिए इसीलिए इसे हरित क्रांति की जन्मस्थली कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में से बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो जितने भी आपके वाणिज्यिक बैंकों में बचत खाते हैं इनमें दी जाने वाली जो ब्याज दरें होती हैं ये निर्धारित करता कौन है। चलिए जवाब दीजिए। यहाँ पर आपका जो 19 नंबर है ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इनका जो निर्धारण होता है किसके द्वारा करते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। किसके, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। लेकिन ऑप्शन में तो कोई दिया गया नहीं है, ऑप्शन में तो कोई नहीं दिया है, तो ऑप्शन डी जरूर दिया गया है। याद रखिए आरबीआई जो होती है, मतलब कह सकते हैं भारत में बचत खातों पर ब्याज दरों को पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है ना, जिन्हें 2012 से नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। अब क्या है कि अब इनके अंडर में काम नहीं करती। पहले आरबीआई जो थी वही निर्धारण करती थी, लेकिन 2012 से अपना ये मुक्त कर दिया है। जो भी बैंक आपका है वो बैंक अपना खुद निर्धारण करेगी। ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूछा है 20 नंबर में। तो भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब होता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का जो सह अस्तित्व होता है। मतलब ऑप्शन जो आपका है नंबर है कि सार्वजनिक और जो आपका सार्वजनिक आपका है और आपका निजी का जो सह अस्तित्व होता है। तो यहाँ पर भारत में जो व्यवस्था चल रही है वो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है संसद के बिना काम नहीं कर सकती है। कह रहा है संसद के बिना काम नहीं कर सकती है। बताइए लोकसभा अध्यक्ष के बिना संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती। क्वेश्चन दिया है संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन दिया गया है लोकसभा के बिना, लोकसभा के उपाध्यक्ष के बिना, उपराष्ट्रपति के बिना या संसद सदस्य के बिना। चलिए देखिए भाई, जब वहां पर संसद लोग ही नहीं रहेंगे तो संसद कौन किस काम की। जब संसद के सदस्य ही नहीं रहेंगे तो भैया संसद किस काम की। तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को ऐसे ही घुमा देता है तो यहाँ पर आंसर आपका हो गया डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखो भाई ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहा है तो कम से कम कितनी आयु होना यहाँ पर अनिवार्य है। तो अगर 21 वर्ष हो जाता है तो गाँव में प्रधानी का चुनाव लड़ सकता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। आज भाई आप लोगों के जवाब कम आ रहे हैं क्या भाई, आप लोगों के जवाब कम आ रहे हैं। सब लोगों के टेस्ट पेपर कठिन लग रहा है क्या भाई। टेस्ट पेपर कठिन तो नहीं लग रहा है भाई कि आप लोगों को टेस्ट पेपर कठिन लग रहा हो, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। चलिए कह रहे कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो कह रहा है राजनीतिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण। तो आपको पढ़ाया गया है यहाँ पर न्यायिक पुनरीक्षण। न्यायिक पुनरीक्षण अर्थात जैसे क्या होता है, कोई भी केस होता है उसको पुनः दोबारा से निरीक्षण कर सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका बी नंबर इसका हो जाएगा, न्यायिक पुनरीक्षण आपका इसका आंसर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने एक चीज पढ़ा होगा कि जब अब भी कोई केस होते हैं तो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर रखी जाती है। क्या, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर रखी जाती है। जैसे किसी की पूछताछ होती है या कोई भी प्रकार का होता है तो उनके जो जज जो होता है तो वो भी जब सुनाता है किसी को अपना कह सकते हैं कि अपना वो सुनाता है
निर्णय सुनाता है तो उसकी भी क्या होती है, वीडियो क्लिप आपकी रहती है, ये संभाल के रखी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आप फिल्मों में देखा होगा कि फिल्मों में क्या कर देता है कि जब क्या होता है कि गुंडा जो होता है ना उसको ले जाते हैं कोर्ट, तो क्या करता है हीरो के जो आपके घर के बच्चे होते हैं, उनकी महिलाएं होती हैं, उनको किडनैप कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में जैसे आपके न्यायाधीश हैं, इनके घर के परिवार को किसी ने किडनैप कर लिया है ना, तो वो जबरदस्ती मजबूरी में बोलने में क्या होते हैं, मजबूरी हो जाती है, जिसकी वजह से गलत निर्णय दिया जाता है। तो ऐसा गलत निर्णय ना हो, ये उनकी मजबूरी थी, इस वजह से ये न्यायिक पुनरीक्षण आपका किया जाता है, अर्थात तो उसका निर्णय दोबारा से सुनाया जा सकता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि पंचायत चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव होते हैं 24 नंबर में, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका हो जाएगा प्रत्येक 5 वर्षों में, कितने 5 वर्षों में, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। ये बताइए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। अगर अध्यक्षता पूछा है तो आप लोग जवाब दीजिए, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, बी नंबर या डी नंबर। चलिए आपका जवाब आ रहा है राष्ट्रपति आ रहा है, वाह क्या बात है। 25 में ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर बनेगा या बी नंबर। चलिए देखिए आपका लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, इसका जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। जो आपका संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है वो आपका कह सकते हैं आपके लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है ना। याद रखिएगा बुलाता कौन है, तो बुलाने का जो कार्य करता है, बुलाने का जो कार्य करता है वो राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा, जो कि आपके आर्टिकल नंबर 108 के तहत करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है, कौन सा कथन सत्य दिया गया है 26 नंबर में। तो पहला दिया गया है प्रकाश का वेग अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। तो चलिए यहां पर देखते हैं क्वेश्चन कितना मॉडरेट है। देखा जाए तो क्वेश्चन इजी भी है लेकिन कठिन भी आपका हो सकता है। तो चलिए यहां पर जवाब क्या बनेगा, चलिए ऑप्शन आ रहा है सी नंबर की आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, और कोई है, चलिए बी नंबर आ रहा है ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। चलिए अच्छा एक पॉइंट ये बताइए, हम आपको एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब बारिश होती है, जब बारिश होती है तो आपको जो आकाश में बिजली गरजती है वो पहले सुनाई देती है या बिजली का जो प्रकाश होता है वो दिखाई देता है। चलिए बताइएगा बिजली का प्रकाश आपको सबसे पहले दिखाई देता है या जो आवाज़ होती है वो सुनाई देती है, क्या होता है। तो देखो भाई यहाँ पर जो आपका लाइट होता है था, लाइट सबसे पहले आती है, तो इसका जो आपका हो जाएगा प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, प्रकाश का जो वेग होता है वो अधिक होता है। याद रखिए तो यहाँ पर जो 26 का ऑप्शन है ए नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रकाश की निर्वात में देखा जाए तो जो चाल होती है वो 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि ध्वनि की गति कितनी होती है वाई में, मात्र 332 होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। और ये देखिए 3 गुणे 10 के घाते 8 होती है। तो आप ही बताइए, आप ही बताइए कौन सा आपका होगा। तो यहाँ पर आपका ए नंबर होगा कि नहीं होगा, ए नंबर आपका हो गया। चलिए नोट कर लीजिएगा सभी लोग भाई, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है कि परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था। यहाँ पर 27 में तो ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर है आपके रदरफोर्ड ने। किसने, रदरफोर्ड ने खोजा था। कब खोजा था, तो आपके 1911, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। चलिए वीडियो अगर पसंद आ रहा है भाई वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। ये जो डीएनए होता है दोस्तों ये पाया जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें पाया जाता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन इसका डी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सामान्य मानव शरीर का जो तापक्रम होता है वो कितना होता है, सामान्य मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो भाई 29 का ऑप्शन क्या बनेगा, कह रहा आपसे 98.4 फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट, 98.8 फ़ारेनहाइट, इनमें से कोई नहीं। चलिए 29 का जवाब यहाँ पर देना है। इजी क्वेश्चन है लेकिन अगर क्वेश्चन को घुमा दिया गया है तो कहीं ना कहीं आपको भी घूम जाना पड़ेगा। तो चलिए जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन आ रहा है 29 में आपका बी नंबर, कुछ लोग यहाँ पर डी दे रहे हैं, कुछ लोग सी दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग होता है, लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में बोले तो बोलेंगे कि हम लोग बोलेंगे कि 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अब अगर एक फ़ारेनहाइट इधर उधर हो जाता है तो आपकी बॉडी डगमगा जाती है। याद रखिए आपकी बॉडी में अगर एक भी टेम्परेचर कम हुआ अर्थात 98.5 हुआ या 98.7 हुआ तो समझो आपकी बॉडी डगमगा जाती है। तो एक निश्चित अनुपात जो होता है वो 98.6 होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नहीं दिया गया तो एक ऑप्शन जरूर दिया है, इनमें से कोई नहीं। क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जवाब क्या देना है, इनमें से कोई नहीं देना। याद रखिएगा क्या बनेगा यहाँ पर 98.6 फ़ारेनहाइट बनेगा। याद रखिएगा ठीक है ना।
चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इक्वल कहाँ है, इक्वल नहीं है, 98.6 होता है, आपने गलत पढ़ा है जहाँ पढ़ा है। चलिए अगला है कीट संवर्धन क्या है। कीट संवर्धन जो है वो आपका है क्या। कीट संवर्धन मतलब होता है कीटों की वृद्धि करने का एक विज्ञान, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा कीटों की वृद्धि करने का एक विज्ञान है, ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर उल्लंघन का सही संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। उल्लंघन का सही संविच्छेद यहाँ पर बताइए, उल्लंघन का संविच्छेद क्या होता है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया 36 नंबर में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, उत्धन लंघन, बहुत बार आपने पढ़ा होगा उत्धन लंघन, है ना। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर व्यंजन संधि। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, उस अशुद्ध वाक्य को चुनना है 37 नंबर में। तो देखो आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। चलिए निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। मिठाई की एक दुकान होनी चाहिए, एक मिठाई की कोई दुकान होती है क्या भाई बताइए, एक मिठाई की कोई दुकान होती है क्या। अगर ऐसा तो सब लोग मिठाई की दुकान खोल लें, एक मिठाई की दुकान लेके बैठ जाएं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका सी नंबर गड़बड़ है, एक मिठाई की नहीं होती है, मिठाई की एक होती है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द इनमें से क्या होगा। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द इनमें से क्या होगा 38 नंबर में। तो 38 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए उपत्यका होता है, क्या होता है उपत्यका, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है 39 नंबर में। पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा है दया कैसी है, निर्धनता कैसी है, दुर्घटना कैसे हो गई, लेकिन बड़प्पन आपका कैसा है। बड़प्पन देखिए जो आपका आंसर है यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। एक पॉइंट याद रखिएगा कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में क्या होता है, ना होता है, आ होता है, पन होता है, वह होता है ना, उनमें क्या होता है भाववाचक संज्ञाएं आपकी जो हमेशा हैं वो आपकी पुल्लिंग होंगी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है बुद्धू का कांटा नामक कहानी की कहानीकार कौन है। बुद्धू का कांटा नामक कहानी के कहानीकार इनमें से कौन है 40 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है आपका बी नंबर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यार आपसे ओमान की राजधानी बताइएगा। यहाँ पर बताइए ओमान की राजधानी जो है वो आपकी क्या है, ओमान जो राजधानी है यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा ओमान की राजधानी। चलिए ओमान की राजधानी मस्कट है, क्या है मस्कट है, याद रखिए यहाँ पर जो आंसर ए नंबर हो जाएगा। और जो ओमान है कहाँ का है भैया, ये जो देश है ये एशियाई देश है, क्या है भाई ये एशियाई देश है, याद रखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो देखो ये क्वेश्चन आपका पिछली बार इसी प्रकार से पूछा भी गया था। तो बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले आपके भारतीय राज्यों में जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। लेकिन यहाँ पर देखा जाए जो आपका मणिपुर है क्या मिलता है क्या भाई, ये बताइए क्या मणिपुर जो है वो बांग्लादेश से क्या सीमा लगाता है क्या, नहीं लगाता है ना। मणिपुर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से देखा जाए, इस प्रकार से मणिपुर यहाँ पर बसा हुआ है, मेघालय तो आपका यहीं बसा हुआ है ना, त्रिपुरा तो आपको तीन ओर से घिरा हुआ है ना, और मिजोरम भी आपका यहाँ पर है। इसका मतलब है जो मणिपुर आपका यहाँ पर पड़ता है ये आपकी बांग्लादेश से सीमा नहीं लगाएगा, तो आपका मणिपुर इसका आंसर राइट हो जाएगा, जहां पर आपकी कौन सी झील है, लोकटक झील है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। चलिए बताइएगा भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है 53 नंबर में। तो 53 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 53 नंबर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर 53 नंबर में कर्नाटक, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट के रूप में जाना जाता है, पुकारा जाता है, और यहाँ पर सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बेंगलुरु शहर आपका प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं 54 नंबर में, बताइए कब मनाते हैं। तो 21 जून को मनाते हैं, कब मनाते हैं 21 जून को मनाते हैं। अच्छा इसका ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पर आपका हो गया 21 जून, कहाँ पर ए नंबर। अच्छा ये बता दीजिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। चलिए बताइए पहली बार जो आपका योग दिवस मनाया गया था, पहली बार ये बताइए पहली बार कब मनाया गया था। देखते हैं कितने लोग जवाब देंगे। 15 में, बहुत अच्छे, आप लोगों ने पहले से जवाब दे दिया, हमने पूछा भी नहीं था, आप लोगों ने पहले जवाब दे दिया, बिल्कुल सही है। आपके 21 जून 2015, क्या 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी पहली बार, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है चर्चित पुस्तक सेन वार्न सेंचुरी के लेखक आपके कौन है। चर्चित पुस्तक सेन वार्न सेंचुरी के जो लेखक हैं आपके कौन है, तो इनका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है सेन वार्न, जिसको ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है भारत की पहली महिला जो कि विश्व सुंदरी चुनी गई थी। भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी, यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई जवाब दीजिए कौन है विश्व सुंदरी। तो
तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर रीता फारिया। कौन थी भाई? रीता फारिया, जिन्हें वर्ष 1966 में, कब 1966 में यह किताब इन्होंने जीता था। इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आगा खां का जो संबंध है किससे है? आगा खां का जो संबंध है वो आपकी किससे है? यहाँ पर देखिए 57 नंबर में, तो ये भारत में एक राष्ट्रीय हॉकी एक प्रतियोगिता होती है, तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, ये हॉकी से है। किससे जुड़ा है? हॉकी से जुड़ा है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी, रंगास्वामी वेडकन कप, अजलान शाह कप, काफ़ी यहाँ पर हॉकी में दिए जाते हैं जो आपकी कप होते हैं, मतलब आपकी ट्रॉफी होती हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है? देखिए 58 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 58 नंबर जवाब दीजिए जल्दी से। यहाँ पर देखिए 58 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है आपके? न्यूयॉर्क, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया है यार आपसे विक्टोरिया टर्मिनल स्थित है, विक्टोरिया टर्मिनल अवस्थित है, तो आपके कहाँ पर अवस्थित है विक्टोरिया टर्मिनल? 59 का जो ऑप्शन बनेगा क्या बनेगा? तो ऑप्शन ये हो जाएगा मुंबई में। कहां पर है आपके? मुंबई में है। याद रखिए, नोट करिएगा, गलती ना करिएगा। याद रखिए मुंबई में स्थित है विक्टोरिया टर्मिनल, है ना। इसका निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था और यह एक यूनेस्को विरासत में भी आपका शामिल है। ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? वायुमंडल में किस गैस का सबसे अधिक प्रतिशत है? यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा? 60 नंबर में। तो 60 का ऑप्शन बनेगा बी। याद रखिए नाइट्रोजन, ये आपकी वायुमंडल में सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन, कह रहे श्रीलंका के किस 29 वर्षीय बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये भैया आपके श्रीलंका के मात्र 29 वर्ष के थे और इन्होंने क्या कर लिया है? संन्यास ले लिया है। यहाँ पर इनका जो नाम है राइट क्या हो जाएगा? इनका नाम बताइए भाई। 92 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 92 में अगर देखा जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनका नाम है आपका सेहान जयसूर्या। क्या है? सेहान जयसूर्या, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मतलब कह सकते हैं कि यह निर्णय परिवार के अमेरिका में बसने का फैसला करने के बाद, ये अमेरिका में बस गए हैं तब इन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किसने भारत की सबसे कम आयु की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर है 93 में क्या हो जाएगा? तो देखो 93 का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर है। इनका नाम है आयशा अजीज। आयशा अजीज, याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर के रहने वाली आयशा अजीज है, जो कि देश की सबसे कम आयु की महिला पायलट है। मात्र 25 वर्ष, क्या 25 वर्ष की आयु में ये पायलट आपकी बन गई हैं। ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया गया है? चलिए 94 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए आपके तेलंगाना में ये 100 मेगावाट बिजली है। याद रखिए 100 मेगावाट है, याद रखिएगा। ठीक है ना। 100 मेगावाट आपकी है, तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं अगला पॉइंट। यहाँ पर दिया है अगला पॉइंट, कह रहा है कि किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत किया है? किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत किया है? 95 का ऑप्शन सी हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। क्या बनेगा? जल शक्ति मंत्रालय, जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी है? तो चलिए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन सी हैं? यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी हो जाएगा नेत्रा कुमनन। नाम है इनका नेत्रा कुमनन, जो नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये चेन्नई की हैं। कहाँ की हैं? चेन्नई की हैं। मात्र 23 वर्ष की हैं। 23 वर्ष की नेत्रा कुमनन ने ओमान में खेली गई एशियाई क्वालिफाई को इन्होंने कैसे थे क्वालिफाई कर लिया था। ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? हाल ही में नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका शहीद द्वीप। क्या हो जाएगा? बी नंबर जिसका आ रहा है शहीद द्वीप, बिल्कुल से आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अगर आपसे कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? चलिए कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? यहाँ पर जवाब दीजिए 98 में। चलिए ए नंबर हो जाएगा या बी नंबर होगा? कौन सा बनेगा भाई? ए नंबर बनेगा या बी नंबर? यहाँ पर बनेगा आपका बी नंबर हरियाणा। क्या बनेगा? ऑप्शन बी नंबर आपका हरियाणा हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे कि भारत में कोविड-19 से पहली मौत कहाँ पर हुई थी, अगर क्वेश्चन यहीं पर ये पूछ ले कि भारत में कोविड-19 से पहली मौत कहाँ हुई थी, तो कर्नाटक में हुई थी। ठीक है। पहली जो मौत हुई थी वो आपकी कर्नाटक में हुई थी। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अगर आपसे IDFC फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देखो भैया इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन है। कौन है आपका? 99 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अमिताभ बच्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, टाटा मोटर्स लिमिटेड के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बताइएगा, टाटा मोटर्स लिमिटेड के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
चलिए भाई, यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है क्या हो जाएगा, टाटा मोटर्स ने एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश भट्ट को अतिरिक्त निदेशक के पद पर नियुक्त कर दिया है। यहाँ पर टाटा मोटर्स के अध्यक्ष पूछा है ना, डी हो जाएगा मार्क लिस्टोसेला। लिस्टोसेला जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपके मतलब अभी तक इसका परिवर्तन नहीं हुआ है, सेम अभी भी यही है, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर है मार्क याद रखिए, मार्क हो जाएगा, अभी भी सेम आपके कोई परिवर्तन, हमारे दूसरे चैनल से जुड़कर उसका रिवीजन कर सकते हैं। चलिए लिंक दे दी गई है, क्लास में आइए और जल्दी से अगली क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।